अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तिजारती चक्रों की खसूसियात, जबकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर तिजारती चक्रों के अदवार के हवाले से डिस्कस किया था। तिजारती चक्रों की खसूसियात में सबसे पहले आपके पास टॉपिक आता है कि मजमूई बेसिकली जो ट्रेड साइकिल होता है वो मजमूई मुआशी सरगर्मियों में उतार चढ़ाव का नाम होता है। हमारे पास फर्स्ट इसका पॉइंट बनता है मजमूई मुआशी सरगर्मियाँ। मजमूई मुआशी सरगर्मियों में जो उतार चढ़ाव होता है वही आपका ट्रेड साइकिल होता है। किसी भी एक कारोबार के अंदर, एक फील्ड के अंदर, एक चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर या किसी एक कारखाने के कारोबार के कम होने से या ज़्यादा होने से, प्रोडक्शन के कम होने से या ज़्यादा होने से ट्रेड साइकिल जो होता है वो पैदा नहीं होता। बेसिकली ये ओवरऑल जो होता है वो ट्रेड साइकिल देखा जाता है। आपकी तमाम मुआशी जो सरगर्मियाँ होंगी उनमें जो उतार चढ़ाव होगा उसकी वजह से जो साइकिल पैदा होगा उसी को हम ट्रेड साइकिल का नाम देंगे। बेसिकली ये किसी भी एक शोबे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये तमाम शोबों के कम्बिनेशन को जो होता है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि तमाम शोबे आपस में अगर मिलते हैं उन तमाम शोबों के उतार चढ़ाव को, उनके अप्स एंड डाउन्स की वजह से जो ट्रेड साइकिल पैदा होता है उसी को हम मजमूई मुआशी सरगर्मियों का उतार चढ़ाव की वजह से जो तिजारत हो रहा है, जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसकी वजह से जो साइकिल पैदा होगा उसी को हम तिजारती चक्कर का नाम देते हैं। सेकंड आपके पास पॉइंट है अदवार की मुद्दत में फ़र्क। कि जो टाइम गैप है आपके पास वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था कि अदवार जो होते हैं वो तीन तरह के यहाँ पर डिस्कस किए गए थे। एक जगलर चक्कर था, एक किचन चक्कर था, एक कॉन्ट्राटिव था। पहला जो जगलर चक्कर था उसकी जो मुद्दत है वो 9 या 10 साल थी, ठीक है। और जो किचन चक्कर था वो 3.25 साल यानी कि 40 मंथ थी वो। और जो आपका कॉन्ट्राटिव चक्कर था उसमें जो मुद्दत थी वो 50 साल थी। ये आपके पास तीन डिफरेंट इकोनॉमिकली जो थे वो ट्रेड साइकिल जो थे वो नज़र आए कि उनको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए या तो 9 से 10 साल लगते थे या 40 माह लगते थे या 50 साल लगते थे। लेकिन ट्रेड साइकिल की ये खासियत है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये इन तीन में होगा। इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए और भी डिफरेंट टाइम लग सकता है। ये 100 साल का भी हो सकता है, ये 80 साल का भी हो सकता है, ये 5 साल का भी हो सकता है, ये 15 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। बेसिकली आपका ये जो ट्रेड साइकिल बनता है उसकी अदवार की मुद्दत में फ़र्क ज़रूर हो सकता है। लाजमी नहीं है कि आपका ये जो ट्रेड साइकिल होगा, जो अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आएंगे वो इन्हीं अदवार के दरमियान में आएंगे, इनसे डिफरेंट में भी आ सकते हैं आपके पास। तो इसका मतलब है कि ट्रेड साइकिल की ये खासियत है कि उसका जो टाइम फ्रेम है वो इनके अलावा और भी हो सकता है आपके पास। उसके बाद है असरात में फैलाव की नौयत। जो ट्रेड साइकिल है बेसिकली इसके जो असरात हैं वो हर सेक्टर में जाते हैं, हर मुल्क में आता है। सपोज़ करें अगर इंग्लैंड की इकॉनमी ड्रॉप होती है, गिरती है, तो उसके असरात अमेरिका के ऊपर भी पड़ेंगे, उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेंगे, उसके असरात इंडिया के ऊपर भी पड़ेंगे। उसकी वजह कि इन तमाम ममालिक का जो लेन देन है वो आपका इंग्लैंड के साथ है। अगर चाइना के हालात में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो बाकी अदर ममालिक जो होंगे वहाँ पर भी जो हालात होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। अगर चाइना की इकॉनमी ऊपर जाएगी, चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऊपर जाती है तो उसके असरात दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर भी पड़ेंगे। और अगर चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीचे होती है, डाउन होती है, तो उसके असरात अदर कंट्रीज़ के ऊपर ज़रूर पड़ेंगे। इसका मतलब है कि तिजारती चक्रों में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहाली है, सुखड़ाव है, गर्म बाज़ारी है, सर्द बाज़ारी है, ये इसके जो असरात हैं वो दूसरे ममालिक के ऊपर भी ज़रूर पड़ते हैं।
और सबसे बड़ी बात, ये आलमी नौइयत के होते हैं, इनके जो असरात होंगे वो आप पूरी दुनिया में जो होता है वो देख सकते हैं। अमेरिका के हालात ख़राब होंगे तो अदर कंट्रीज़ के भी हालात ख़राब होंगे, चाइना के हालात ख़राब होंगे तो अदर कंट्रीज़ के भी हालात ख़राब होंगे। चाइना ग्रो करेगा, अमेरिका ग्रो करेगा, इंग्लैंड ग्रो करेगा, उसके असरात दूसरे ममालिक की इकॉनमी के ऊपर भी ज़रूर पड़ेंगे। उनकी इकॉनमी भी जो होगी वो ग्रो करेगी, वो भी उनकी भी एक्सपोर्ट भी जो बढ़ेगी, उनकी इंपोर्ट भी बढ़ सकती है, मौशियत जो होगी वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो ट्रेड साइकिल है ये आलमी नौइयत का आपके पास होता है। उसके बाद है इसके समाजी असरात। नंबर 5 है आपके पास, समाजी असरात में ये होता है कि जैसे गर्म बाज़ारी के अंदर शादी ब्याह जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तब लोगों की आमदनी ज़्यादा होती हैं, इनकम लेवल, कंजम्पशन लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है वो हाई होता है। तो इस वजह से वहाँ पर शादी ब्याह की जो तकरीबात होंगी वो ज़्यादा होंगी। सर्द बाज़ारी में लोगों की आमदनी कम होंगी, अखराजात कम होंगे, इकॉनमी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर ये रसूमात, ये आपकी शादी ब्याह के जो फंक्शंस होंगे, तकरीबात जो होंगी वो कम होगी। तो इसका मतलब है कि ट्रेड साइकिल जो होता है वो आपकी समाजी असरात के ऊपर भी जो है वो अहम रोल अदा करता है, क्योंकि आमदनी होंगी तो आप ये सारे काम करें, अगर आमदनी नहीं होंगी या कम होंगी तो फिर आप लोग थोड़ा सा वेट कर जाते हैं या फिर उसको थोड़ा सा डिले कर देते होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा किसान भाई जो होते हैं वो अक्सर शादी ब्याह जो होता है वो एक फ़सल उठाकर फिर करते हैं, यानी कि अगर गंदम की फ़सल है तो गंदम की फ़सल उठाने के बाद क्या तब गर्म बाज़ारी होती है, एकदम से मार्केट में रश हो जाएगा। इसी तरह से चावल की प्रोडक्शन है तो वो प्रोडक्शन उठाने के बाद जो होगा वो ये सारे काम करेंगे। इसका मतलब है कि अप्स एंड डाउन्स मौशियत के जो होते हैं वो समाज के ऊपर भी जो होते हैं वो असरात डालते हैं। उसके बाद हैं इन्हीं तिजारती चक्रों को कंट्रोल करने के कुछ इकदाम हैं आपके पास। सबसे पहले है मालियाती पॉलिसी का इस्तेमाल, कि अगर मौशियत के अंदर गर्म बाज़ारी है या सर्द बाज़ारी है तो हुकूमत जो होती है वो मालियाती पॉलिसी के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकती है। अगर तो मुल्क के अंदर गर्म बाज़ारी मौशियत बहुत अच्छी, वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर जो होगी वो कम कर देगी, टैक्सेस जो होंगे बढ़ा देंगे, सब्सिडी जो होगी वो कम कर देंगे। और वही जब सर्द बाज़ारी में आएगी, जब मौशियत बहुत डाउन होगी, तब गवर्नमेंट जो होगी लोगों की वेलफेयर के लिए ज़्यादा खर्च करे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, टैक्सेस में कमी कर दे ताकि लोगों की काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी बढ़ जाए, लोग खर्च ज़्यादा करें और लोगों को मुख्तलिफ अशिया की प्रोडक्ट के ऊपर जो होगा वो सब्सिडाइज़ किया जाएगा ताकि लोग उसको ख़रीदें, मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता जो होगी वो तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मालियाती पॉलिसी की मदद से भी हम गर्म बाज़ारी सर्द बाज़ारी जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपके पास ज़री पॉलिसी। ज़री पॉलिसी का जो ताल्लुक़ होता है ये स्टेट बैंक से होता है, आपका मरकज़ी बैंक से होता है। अगर तो मार्केट के अंदर अफराते ज़र है, गर्म बाज़ारी है, वहाँ पर मरकज़ी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफ़ा कर देंगे, शरह सूद में इजाफ़ा कर देंगे, जिससे लोग कर्ज़े कम लेंगे, मौशियत थोड़ी सी नीचे आना शुरू हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाए। और जब वो वही सर्द बाज़ारी में आ जाएंगे, वहाँ पर गवर्नमेंट स्टेट बैंक क्या करेगी, शरह सूद में कमी कर देगी और जो प्राइस बॉन्ड वगैरह है जो उन्होंने गर्म बाज़ारी में इस्तेमाल किए थे लोगों का ज़र ख़रीदने के लिए, तब उसको वापस कर देंगे, रिटर्न्स कर लेंगे। अपनी मुख्तलिफ इस तरह की जो स्कीम्स होंगी उनके ज़रिए वो अपनी जो तफरीते ज़र के जो हालात होंगे यानी कि सर्द बाज़ारी के जो हालात हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मरकज़ी बैंक चाहे तो आपके गर्म बाज़ारी और सर्द बाज़ारी को जो होता है वो स्टेबल फॉर्म में ला सकती है, यानी कि तिजारती चक्रों को जो है वो कंट्रोल कर सकती है। और लास्ट पे आपके पास है बुफर स्टॉक स्कीम है आपके पास। थर्ड है आपके पास
बुफर स्टॉक स्कीम में ये होता है कि जब गर्म बाज़ारी के हालात होते हैं तो हुकूमत, क्योंकि तब वहाँ पर प्राइसेस ज़्यादा होती हैं प्रोडक्ट की, हुकूमत क्या करती है अपने पास जो ज़ख़ीरा पड़ा होता है, जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है गंदम खरीदती है, अगर सपोज़ करें गंदम के रेट में या आटे के रेट में इजाफा हो जाती है तो जो इनके पास गंदम खरीदी हुई पड़ी हुई है ये उसको मार्केट में फ़रोख्त करेंगे और प्राइसेस कम कर देंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। और जब गंदम की प्रोडक्शन आती है तब सर्द बाज़ारी के हालात हो, तब गंदम का रेट कम होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस गंदम को अच्छी कीमत के ऊपर जो होती है वो ख़रीद लेती है, जिससे किसान भाइयों को जो होता है वो नुकसान भी होता है। तो इसका मतलब है कि बुफर स्टॉक स्कीम के ज़रिए भी हम अफराते ज़र, तफरीते ज़र यानी कि गर्म बाज़ारी और सर्द बाज़ारी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ट्रेड साइकिल भी जो होगा वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि तजारती चक्रों की खसूसियात कौन सी हैं और हम तजारती चक्रों को किन इक़दामात के ज़रिए जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो खसूसियात में सबसे पहले क्या था, मजमूई मुआशी सरगर्मियाँ थी आपके पास कि आपकी जितनी भी ट्रेड साइकिल के अंदर अप्स एंड डाउन्स होती है वो मजमूई मुआशी सरगर्मियों की वजह से होती है। किसी एक सेक्टर के अप्स एंड डाउन होने की वजह से ट्रेड साइकिल नहीं बनता, ओवरऑल आपके अप्स एंड डाउन्स होती है मौशत, तो अब जाकर आपके पास ट्रेड साइकिल बनता है। अदवार की मुद्दत में फ़र्क होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था जगलर चक्कर, किचन चक्कर और कांटाटिव के 9 या 10 साल मुद्दत हो सकती है, 40 माह हो सकती है या 50 साल हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनका टाइम फ्रेम जो होगा वो इतना ही होगा, इससे डिफरेंट भी हो सकता है आपके पास। उसके बाद असरात है, ये जो ट्रेड साइकिल होता है ये तमाम छूत की बीमारी की तरह होता है और इसके असरात हर सेक्टर में जो होते हैं वो चले जाते हैं, हर मौशत में चले जाते हैं, हर मुल्क में चले जाते हैं और ये आलमी नौयत का होता है। और इसके जो असरात होते हैं वो समाजी असरात भी हैं आपके पास, कि जैसे गर्म बाज़ारी के अंदर शादी ब्याह की जो तकरीबात होती है वो ज़्यादा होती है और सर्द बाज़ारी में जो होती है वो कम होती हैं। और फिर है हम इस ट्रेड साइकिल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके इक़दामात क्या हैं आपके पास। तो सबसे पहले मालियाती पॉलिसी है कि हुकूमत अपने अखराजात और टैक्सेस के ज़रिए, सब्सिडीज़ के ज़रिए जो होता है अप्स एंड डाउन्स जो होती है उसको कंट्रोल कर सकता है, ट्रेड साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़री पॉलिसी के अंदर मरकज़ी बैंक जो होता है उसको कंट्रोल कर सकता है। थर्ड में हुकूमत खुद बुफर स्टॉक स्कीम के ज़रिए जो होता है वो अफराते ज़र और तफरीते ज़र को कंट्रोल कर सकती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।